नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बच्चों प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ चल रही थी, तो आज हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट 19 को देखेंगे और इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का बच्चों ये आपका रहेगा पहला क्वेश्चन जो जीएस के लिए है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके जीएस के लिए क्या है और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जीएस के लिए है बच्चों, राज्यपाल। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ और गोपनीयता की पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है, फिर लिखा हुआ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फिर लिखा हुआ विधानसभा अध्यक्ष। तो 10 आप लोग जो बताते हो मुझे 15 सेकेंड का समय दिया जाया करे, फिर इसके बाद आंसर बताएं। तो 15 सेकेंड में आप लोग बताएं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो आप लोग बताएं भाई, शपथ कौन दिलाता है? बताएं भाई आप सभी लोग। तो बच्चों आपका जो 15 सेकेंड का समय था समाप्त हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं, पद और गोपनीयता की क्या शपथ दिलाते हैं। वो भी कौन से? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो आपका जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था। राज्यपाल की बात करूं तो बच्चों तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 153 में 53 में क्या लिखा हुआ है? इसमें कहा यह गया है राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा, ये बताया गया। ठीक है, तो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और बच्चों हम लोग बात करूं तो एक नाम और आपने सुना होगा, उपराज्यपाल। ये उपराज्यपाल कहाँ होते हैं? तो उपराज्यपाल की अगर बात की जाए तो जिन हमारे केंद्र शासित, पहले तो आप ये जानो केंद्र शासित प्रदेशों में ये उपराज्यपाल हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं उन्हीं राज्यों में हमें क्या उपराज्यपाल की नियुक्ति देखने को मिलेगी। और इनकी नियुक्ति डायरेक्ट किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन है दूसरा, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो ऑप्शन दिए हैं, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सवाल में कहना ये चाह रहा है कि मान लें देश में हमारे राष्ट्रपति भी ना हो, ये भी पद खाली हो, और देश में उपराष्ट्रपति भी ना हो, ये भी पद खाली हो, तो उस समय इनको मतलब कि उस समय पदभार या उस समय राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर कौन इनमें से संभालेगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया था भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करूं तो ये कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कौन? मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, मुख्य न्यायाधीश। और एक बार बच्चों ऐसा हो भी चुका है, एम हिदायतुल्ला, आप लोग ध्यान करो, एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला, ये आपके क्या बने थे?
मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कौन? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है ना, तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है ना। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति को लेकर के राष्ट्रपति। ठीक है। आर्टिकल 60 में बात करूं तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 61 में बात करूं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। सॉरी दोस्तों, तो आर्टिकल 61 में क्या? महाभियोग की प्रक्रिया मतलब पद से हटाना। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, यानी कुल मिला के पूछना ये चाह रहा, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 7 हैं। तो आप लोग बताएं भाई, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य कितने हैं? ठीक है, 10 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर बताएं। बच्चों, ऐसा सवाल है आपके लिए, तुरंत आप लोगों ने कर दिया होगा। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य। किस भाग में? तो भाग 4 का में बच्चों क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य बताया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, भाग 4 का मूल कर्तव्य। आर्टिकल कितना है? 51 का। ठीक है, और ये जो मूल कर्तव्य आपके हैं, मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। रूस या सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, सोवियत संघ, यहाँ से ये आपके लिए गए हैं, सोवियत संघ से। ठीक है। भाग 1 में अगर बात की जाए तो भाग 1 में बच्चों हमारा क्या है? भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र है, संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र, ये आपका भाग 1 में है। भाग 2 में अगर बात की जाए तो भाग 2 में आपका क्या है? नागरिकता है, नागरिकता है। भाग 3 में अगर बात संघ व राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। नागरिकता की बात करूं तो 5 से 11 तक। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएंगी कुछ चीज़ें, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो सवाल में पूछा गया कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समता, ठीक है, और धर्म पालन की स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हम लोग बात करूँ कौन नहीं पूछ रहा है, तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये जान लो कि ये मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ठीक है, किसी का उत्पीड़न शोषण होगा तो ये मौलिक अधिकार का एग्जाम्पल है। कानून के समक्ष समता, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष। यहाँ पर धर्म पालन की स्वतंत्रता या धर्म के विरुद्ध अधिकार, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन आप भी देखिए, समान काम के लिए समान वेतन, ये बच्चों आपका मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। ये किस में आएगा? नीति निर्देशक तत्व में आएगा, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व में आएगा। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में आएगा और इसी में लिखा हुआ समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो। अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान कार्य के लिए क्या? समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये पूछ रहा, जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, मतलब कि समाज सर्वोपरि है, समाज में समानता की बात करते हैं, समाज में सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसी को समाजवादी कहा गया है। तो ये पूछ रहा, ये कब संशोधन किया गया? तो 42वां
44वां, 46वां, 52वां। ठीक है, तो आप लोग बताएं 5 का आंसर 10 सेकेंड में क्या उत्तर होगा। आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये बच्चों हम लोग बात करूं तो इसका जो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो ये स्वयं समाजवादी, समाजवादी, ठीक है, अखंडता, और एक आपका जोड़ा गया था अखंडता, और एक पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, ये हमारे जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, समाज प्रस्तावना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए। अगला फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशतता क्या थी? मतलब कि वो पूछना ये चाह रहा कि 2001 में एक जनगणना हुई थी और फिर 11 में हुई थी, तो इनमें जनसंख्या बढ़ी है कि घटी है, तो वृद्धि दर पूछ रहा, वो भी प्रतिशत में कितनी हुई थी। ऑप्शन दिए हुए 21.54, 17.69, 19.21 और 15.80। ठीक है, तो आप लोग बताएं 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा। बताएं भाई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत रहा था वो कितना था, 17.69, 17.69। तो बी आपका करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था 17.69। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, इतनी देखने को मिलेगी हमें। फैक्चुअल क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग याद रखना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, यानी कुल मिला के पूछ रहा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका आधार क्या था, किस मॉडल पर आधार थी? महालनोबिस मॉडल पर, जे.एल. नेहरू मॉडल पर, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर, दादा भाई नौरोजी मॉडल पर। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये कब आई थी, तो ये आई आपकी रही थी 1951 से लेकर के 55 तक, 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। तो सवाल में पूछ रहा ये योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो मैं आपको बता दूं पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी। ठीक है, और इसमें कुछ देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में एक तो भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल, एक आपने दामोदर और एक आपने पढ़ा होगा हीरा कुंड। ये सभी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या है, देन है, देन है। भाखड़ा नागल बांध, दामोदर और हीरा कुंड, ये आपकी 3 जो परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या है, देन है आपकी। अगला गॉड पार्टिकल क्या है, न्यूट्रिनो है, मेसान है, हिग्स बोसान है या पॉजिट्रॉन है? तो जल्दी से बताएं आप लोग गॉड पार्टिकल क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है। गॉड पार्टिकल तो बताएं बच्चों, तो इसका जो आंसर न्यूट्रिनो है, मेसान है, क्या ये है? नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा हिग्स बोसान। ठीक है, गॉड पार्टिकल की अगर बात करूं मैं तो आप लोग ब्रह्मांड आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ब्रह्मांड में होता क्या है, जब ब्रह्मांड ठंडा होता है तो तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे गिरता चला जाता है। यानी जब ब्रह्मांड ठंडा होता है तो तापमान एक निश्चित सीमा में क्या गिरता चला जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में आप लोगों ने देखे होंगे एक शक्ति ऐसी बनती चली जाती है ब्रह्मांड में, ऐसे जब तापमान गिरेगा तो एक शक्ति टाइप
टाइम में बनती चली जाती है और उसी शक्ति में कुछ कण गति करते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं कणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिग्स बोसान कहते हैं या गॉड पार्टिकल। ठीक है, ये गॉड पार्टिकल एक छोटे छोटे कणों का उदाहरण है जिसे हिग्स बोसान कहते हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, ब्रह्मांड में। अगला, साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण के द्वारा। तो साबुन ग्रीज को कैसे हटाता है? ठीक है, तो आप लोग बताएं, स्कंदन के द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या परासरण के द्वारा। ठीक है, तो 10 सेकेंड में आप बताएं क्या आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या आपका डी होगा। तो आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट करें और भेजें। साबुन ग्रीज को हटाता, कैसे हटाएगा साबुन? सभी चीज़ों को, गंदी चीज़ों को, मैल को भी काटता है। तो ये सवाल में पूछा गया। तो इस सवाल की बात करें, स्कंदन द्वारा होगा, तो आप क्या बताओगे? स्कंदन द्वारा नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे कण वो अलग होते हैं। अधिशोषण द्वारा होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ाओगे परासरण द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर क्या, जो ऑप्शन बच जाएगा, पायसीकरण के द्वारा। ठीक है, और पायसीकरण के द्वारा, इसके द्वारा साबुन ये ग्रीज को आपको क्या कर देता है? हटा देता है। पायसीकरण आपने पढ़ा होगा, दूध पायस का उदाहरण है। दूध एक कोयलाइडी है और ये पायस का क्या है? पायस का उदाहरण है। ठीक है, पायस का ये आपका उदाहरण है। अगला, स्त्री अशिष्ट रूपण या प्रतिषेध अधिनियम कब से लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1986, 2 अक्टूबर 1987, 2 अक्टूबर 89, 2 अक्टूबर 89। जरा देखो, बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा इसलिए गया है, इस क्वेश्चन की तारीफ की बात क्या है, आप डेट देखिए जरा, डेट बहुत ज़बरदस्त दी गई इस क्वेश्चन में। अब जिन लोगों ने केवल ये इधर की तारीख रटी होगी तो उनको तो फ़ायदा मिल जाएगा किस सन में हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने ये रटा होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। सभी में देखो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर और केवल क्या सन का फर्क है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपने अपने आंसर भेजें। भाई, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, ठीक है, ये अधिनियम कब आया हुआ था? तो इसकी बच्चों बात करूं तो ये अधिनियम हमारा आया था 2 अक्टूबर 1987 में, 1987 में। ठीक है, स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, कब आया था? 2 अक्टूबर 1987 में यह अधिनियम लागू किया गया था। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों के अभिवृद्धि हेतु आवश्यक प्रयास करेगा? कुल मिला के पूछना ये चाह रहा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समाज में कमज़ोर वर्ग हैं, कौन कौन से, वो चाहो SC हो, ST हो और अन्य जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, उनके हितों के बारे में वो सोचेगा। तो कौन सा वो अनुच्छेद है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 45, 46, 47, 48। तो आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अपने अपने आंसर जल्दी से टिक करें। 11 का आंसर क्या होगा? 45 में है, 46 में, 47 में या 48 में? ठीक है, तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि समाज के कमज़ोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों के अभिवृद्धि का क्या करेगा? प्रयास करेगा। 47 में पोषाहार या जीवन स्तर ऊंचा करना, पोषाहार या जीवन स्तर ऊंचा करना, पोषाहार एवं जीवन स्तर ऊंचा करना। ठीक है, पोषाहार का मतलब लोगों को स्वादिष्ट खाना मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले। ठीक है, 48 में आपका क्या आ गया? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, ये हमारा 48 से संबंधित है, पशुपालन। ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 46 का बी आपका हो जाएगा। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर
ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लीगो लैब किस राज्य में स्थापित होगी? तो लेजर तरंगे आप लोगों ने देखी होगी, तो उस लेजर का ये नाम है लीगो। ये एक प्रकार की बैटरी है, ठीक है। इसका जो मतलब कि स्थापित किया गया ऑब्ज बैटरी को, वो किस राज्य में स्थापित किया गया है, वो ये पूछना चाह रहा। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो लेजर्स के संबंधित बैटरी लीगो, इसका जो उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में इसको स्थापित किया गया है, तो आप लोग बताएं ज़रा, अपने अपने आंसर भेजें। इसका आंसर क्या होगा? प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो लैब बनाई गई एक प्रकार की लेजर से संबंधित, ठीक है। बताएं किस राज्य में स्थापित किया गया इस लैब को, जो ऑब्ज बैटरी से संबंधित है। तो इसकी बात करूं तो ये जो लैब बनाई गई है आपकी किस राज्य में बनाई गई है? महाराष्ट्र में बनाई गई है। तो महाराष्ट्र आपका ए आंसर हो जाएगा। ए लेजर से संबंधित आपकी लैब बनाई गई है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HNO3, H2SO4, HCl और ये H2CO2, ठीक है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है, तो बताएं जरा 13 का आंसर क्या होगा? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किस अम्ल की होती है? तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, HCl होता है या H2CO2 होता है। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। और मैंने अम्ल वर्षा क्लास में पढ़ाया भी है बच्चों को, और ये बच्चे तुरंत निकाल लेंगे अम्ल वर्षा में किस अम्ल की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो बात करूं किस अम्ल की? सल्फ्यूरिक अम्ल की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? H2SO4, ठीक है। अम्ल वर्षा, ये अम्ल गिरता ये भी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, लेकिन सबसे ज़्यादा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल वर्षा के लिए जो सर्वाधिक गैसें जो उत्तरदायी हैं, वो एक आप लोगों ने देखा होगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक देखा होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, क्योंकि वाहन और चिमनियों से ये गैसें निकलती हैं और जल से क्रिया करती। ये जब जल से क्रिया करेगी तो यही बना देगी H2SO4, और ये जब जल से क्रिया करेगी तो HNO3। तो अम्ल वर्षा में ये दो चीज़ें निकलती हैं। तो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी हो गई? Na2 और SO2। क्लियर है बच्चों? अगला, किसी लोलक की कला अवधि निर्भर करती है द्रव्यमान पर, समय पर, लंबाई पर, तापक्रम पर, ठीक है। लोलक आपने देखा होगा, घड़ी की पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है। लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग बताएं, अपने अपने आंसर भेजें। 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, द्रव्यमान पर या समय पर या लंबाई पर या तापक्रम पर, ठीक है। तो किसी लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? 10 सेकेंड में आप लोग अपने अपने आंसर भेजें। तो इस लोलक की कला अवधि बात करूं तो किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, लंबाई पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। हीमोग्लोबिन में, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना और लोहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जल्दी से बताएं आप लोग, 15 का आंसर दें। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मिलेगी? ठीक है, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो इस हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मिलती है? क्या तांबा मिलता है, चांदी मिलता है, सोना मिलता है या लोहा मिलता है? तो आपको बता दूं बच्चों, हीमोग्लोबिन में अगर बात की जाए तो लोहा धातु मिलती है। तो 15 का जो आंसर था डी आपका हो जाएगा, डी, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। अगला, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? अमोनिया है, एसिटिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या एथिलीन है? तो जल्दी बताएं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताएं ज़रा, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है और पता भी होगा आपको आंसर। यानी फलों के पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपने आंसर दे दिए होंगे, तो बता दूं, फलों को पकाने में
किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रख लिए एथिलीन का प्रयोग। अगला, टरबाइन या डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को, मैग्नेटिक ऊर्जा को। ठीक है, तो आप बताएं, जब टरबाइन नहीं वो चलाई जाती है तो वो डायनमो से बिजली जब प्राप्त होती है तो बिजली जो बनती है उसमें किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बिजली जब सप्लाई होगी तो विद्युत के रूप में होगी, तो इनमें से कौन सी ऊर्जा विद्युत में बदली जाती है? ठीक है, ये सवाल में पूछा गया, तो आप लोग 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसका आंसर बताएं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? 17 का आंसर क्या आपका होगा? ठीक है, जल्दी से बताएं आप लोग। टरबाइन या डायनमो से जब बिजली प्राप्त करते हैं तो आपको किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो इसको मैं बता दूं बच्चों, रासायनिक ऊर्जा आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तब आपके यहाँ बिजली सप्लाई हो पाती है। ठीक है, तो जब कभी भी टरबाइन या डायनमो से हम लोग बिजली बनाएंगे, ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ए करेक्ट आंसर था, ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्न धातुओं में कौन समान ताप पर द्रव रहती है? ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सीसा, टिन, पारा और निकिल। मतलब नॉर्मली आप धातुएं देखते होगे, समान ताप पर क्या होती हैं? वो जम जाती हैं। लेकिन ये पूछ रहा, निम्न धातुओं में कौन समान ताप पर ही द्रव अवस्था में ही बनी रहती है? वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में बनी रहती है? तो आप लोग बताएं, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये भी आपका केमिस्ट्री से बच्चों क्वेश्चन है। समान ताप पर निम्न धातुओं में कौन द्रव अवस्था में रहती है? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएं। तो इसकी बात करूं, सीसा होगा नहीं, टिन भी नहीं होगा, निकिल, ये बच्चों पारा जो धातु है ये आपकी समान ताप पर ही द्रव अवस्था में बनी रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, पारा सी। ठीक है, सी आपका आंसर। अगला, आईपीसी की धारा 498A संबंधित है परिवार दाखिल करने का अधिकार, बाल विचार, परिवाद, दहेज प्रथा, रोकथाम, शिक्षा में अभिवृद्धि। तो आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से अपने अपने आंसर दें और 19 का बताएं आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आईपीसी की धारा 498A पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने तो नॉर्मली वही पढ़ी होंगी, धारा 144 धारा ये, लेकिन आईपीसी की धारा पूछिए तो ये परिवाद दाखिल करने का अधिकार होता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 498 परिवाद दाखिल करने का। ठीक है, दाखिल आप करवा सकते हो, रिपोर्ट अपनी लिखवा सकते हो। ठीक है, आईपीसी की धारा किससे संबंधित है? परिवाद दाखिल करने के अधिकार से। अगला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1988 को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 11 सितंबर 1989, 11 सितंबर है 1989, 11 सितंबर 1990, 11 सितंबर 1991। तो एक अनुसूचित जनजाति अधिनियम आया था जिसे अत्याचार अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम कब संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो आप लोग अपने अपने आंसर दें, 20 का आंसर क्या रहेगा? ठीक है, इसका जो आंसर क्या रहेगा? आप लोग अपने अपने आंसर बताएं। ये यहाँ पर बच्चों मुझे लगता है 89 की जगह 88 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 1989। तो बी आपका आंसर सही था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 11 सितंबर 1989 में, 11 सितंबर 1989 में अत्याचार के खिलाफ ये अधिनियम था। और ये भी देखो बच्चों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को
कब लागू किया गया था? 5 सितंबर 1988 को, 9 सितंबर 1989 को, 10 सितंबर 1990 को और 9 सितंबर 1988 को। कुल मिला के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1988, और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था ये बच्चों सवाल में पूछा गया है, कब लागू किया गया था। तो आप लोग अपने अपने आंसर भेजें, फटाफट आप लोग आंसर बताएं, इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को। ठीक है, क्या पहला था या दूसरा था या तीसरा था? तो इसकी बात करूं तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये बच्चों हमारा 88 को जब ये लागू किया गया था, तो कब समय था? सितंबर मंथ था, 9 सितंबर 1988 को इसको लागू किया गया था। भ्रष्टाचार का मतलब देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसके निवारण के लिए यह अधिनियम हमारा लाया गया था, लागू किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोधी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर। तो जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था बहलोल लोधी था। तीर्थ जब कहीं पर यात्रा करते थे तो उस समय टैक्स लिया जाता था, और इनमें से एक वो मुस्लिम शासक था जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कब किया था, किसने किया था? तो ये काम बच्चों कब किया? अकबर ने किया हुआ था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ था। ठीक है ना, अकबर के द्वारा एक युद्ध और लड़ा गया था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, एक और इनके द्वारा था 1556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में ये आपका हुआ था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच, उसमें जीता कौन था? अकबर जीता हुआ था। अगला, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी एवं तिलक ने, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कुल मिला के स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? आप लोग अपने अपने आंसर बताएं, अपने अपने आंसर बताएं। 23 का क्या होगा? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएं आप लोग। स्वराज पार्टी एक आई थी 1 जनवरी 1923 में। ये पार्टी कब आई थी? स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में आपकी ये आई थी स्वराज पार्टी। इस पार्टी की जो स्थापना किसने की थी? तो वो बच्चों की थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर था 23 का डी आपका करेक्ट आंसर था। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, अगला, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में? चीन में है। ठीक है, कजाकिस्तान, रूस, ईरान। तो आप लोग बताएं तकला मकान मरुस्थल आपका किस देश में है? जल्दी से बताएं, 24 का आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो बच्चों इस मरुस्थल की बात करूं तो तकला मकान मरुस्थल हमारा किस देश में? चीन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एक और है बच्चों, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल ये आपके कहाँ? चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। चीन माइनस मंगोलिया देश की सीमा पर है। ठीक है, एक है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये कहाँ है? अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में है। एक आपका कालाहारी मरुस्थल ये भी आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, एक आपका अरब मरुस्थल है, अरब एशिया महाद्वीप में। अगला,
विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो आप लोग जल्दी से बताएं, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो 25 का आप लोग आंसर जल्दी जल्दी भेजें, कमेंट करें और आंसर दें। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है या भारत? तो विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन है, चीन है। ठीक है, भारत में हम लोग बात करूं तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में आपका। ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं और इनको आप लोग चेंज भी कर लेना। ठीक है, झारखंड का बोकारो कोयले के लिए आपका प्रसिद्ध है, बोकारो। रानीगंज क्षेत्र, ये बोकारो झारखंड में है। एक है आपका रानीगंज, ठीक है, रानीगंज, ये भी आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, हेग, जिनेवा और न्यूयॉर्क में। तो आप लोग बताएं 26 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, पहले तो आप देख लो स्थापना जो हुई थी वो हमारी कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो आपका कहाँ पर है? मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय द हेग, और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में। तो इसका जो आपका आंसर मिल गया होगा क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस न्यायालय में जो जज होते हैं, जज, वो जज कितने होते हैं? 15 जज होते हैं। और मीटिंग के लिए, बैठक के लिए जजों का जो कोरम होना चाहिए, 9 जज आएंगे तभी इसमें कार्रवाई आगे शुरू होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड, टोटल जज 15 और कार्य शुरू करने के लिए 9 लोगों को आना चाहिए, 9 लोगों को आना चाहिए तभी आपका कोई कार्य शुरू होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आपका था। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, शक्ति सिंह, मान सिंह, हकीम खां। तो आप लोग 27 का जल्दी से आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह थे, शक्ति सिंह थे, मान सिंह थे या हकीम खान थे? ठीक है, तो आप लोग बताएं भाई। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये आपका बच्चों हुआ था 1576 में। ठीक है, किसके किसके मध्य? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और महाराणा प्रताप के जो सेनापति उस समय थे, सेनापति जो बनाया था वो बनाया था हकीम खान को, हकीम खान को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? आपका डी हो जाएगा, डी। 27 का आंसर क्या? डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा जो की जाएगी एक प्रकार का अधिनियम है, इसमें कुल कितनी धाराएं? 15, 16, 17, 18। तो आप लोग बताएं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल मिलाकर के कुल धाराएं कितनी है? जल्दी से आप लोग आंसर दें। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो राष्ट्र की सुरक्षा करता है, ठीक है, इस अधिनियम में टोटल जो हमारी हैं कितनी कुल धाराएं हैं? 18 धाराएं हैं, 18 धाराएं हैं। तो 28 का जो आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 किससे संबंधित है? ठीक है, तो दंड संहिता उसकी धारा 21 हमारी किससे संबंधित है? सरकार, लोक सेवक, व्यापारी या सामान्य जन से। तो आप लोग बताएं भारतीय दंड संहिता की धारा 21 ये हमारी किससे संबंधित है? 30 का आप लोग आंसर बताएं, 30 का आंसर क्या हो जाएगा?
लोक सेवक से यानी लोगों की सेवा से संबंधित है, या सरकार से, या व्यापारी से, या सामान्य जन से। ठीक है, तो धारा 21 की अगर बात की जाए तो ये हमारी लोक सेवक से संबंधित है, लोक सेवक। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर था, 30 का बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश पर्व। अच्छा, प्रकाश पर्व किससे संबंधित है? गुरु नानक से, गुरु गोविंद सिंह से, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर। तो आप लोग बताएं। प्रकाश एक प्रकार का पर्व मनाया जाता था और ये सिखों के गुरुओं के द्वारा मनाया जाता था। तो ये कौन से गुरु थे जो प्रकाश पर्व मनाते थे? ठीक है, तो इसकी बात करूं तो गुरु नानक देव क्या मनाते थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर। तो ये प्रकाश पर्व जो मनाया जाता था वो गुरु गोविंद सिंह मनाते थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 31 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का आपका बी। अगला, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बच्चों आपका दिवस पर आधारित है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएं। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 4 जनवरी को, 4 फरवरी को। ठीक है, तो आप लोग बताएं विश्व ब्रेल दिवस। तो इसकी बात करूं तो ये बच्चों विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, 4 फरवरी। अगला, किस राज्य के परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन जारी की है? बिहार ने, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यानी कि एक कोई ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू की है और परिवहन विभाग में ये कार्य किया गया। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन शुरू की गई है? ठीक है, क्या बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, या पश्चिम बंगाल है? तो इसका जो आंसर की बात करूं तो पहले आप लोग अपने अपने आंसर भेजें। बिहार है, क्या केरल है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? तो आप देखिए ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? उत्तर प्रदेश होता है ज़्यादातर। ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा जिसने महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा की क्या की है? शुरुआत की है। इंडियन पुलिस यानी आईपीसी की धारा 177 के अनुसार मिथ्या सूचना पर किस दंड का प्रावधान है? मिथ्या मतलब गलत सूचना पर किस दंड का प्रावधान है? ठीक है, आईपीसी की धारा 177 पर। ठीक है, तो आप लोग बताएं 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह का कारावास या 1000 अर्थदंड या दोनों? मतलब अर्थदंड मतलब रुपए। 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का अर्थदंड या दोनों? 1 माह का कारावास या 5000 का अर्थदंड या दोनों? 6 माह का कारावास या 2000 का अर्थदंड या दोनों? ठीक है, तो धारा आईपीसी की धारा 177 के अनुसार गलत सूचना देने पर किस दंड का प्रावधान है? ठीक है, तो इसके लिए बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 6 माह का कारावास या 1000 का अर्थदंड या दोनों। तो ए आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर था। तो 34 की बात करूं तो 34 का आंसर क्या था? ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ अकेडमी की स्थापना किस स्थान पर की गई? आपदा से संबंधित राष्ट्रीय जो आपदाएं जो घटनाएं होती हैं, आपदा जो उससे संबंधित एक अकेडमी बनाई गई है, उसकी स्थापना किस स्थान पर की गई? नई दिल्ली, मुंबई, सूरत और नागपुर। तो आप लोग बताएं 35 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएं 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर। तो ये राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकेडमी आपकी कहाँ स्थापित की गई? नागपुर में। ठीक है, आपदा से संबंधित ये है और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, आपदा से निपटने के लिए। अगला, मनी ऐप लॉन्च किया गया आरबीआई ने, एसबीआई ने, आईसीआई ने, एचडीएफसी ने?
मनी ऐप, लोगों का मनी का जो प्रवाह वो सुगम रहे, आसान रहे, लेने में कोई दिक्कत ना हो, इस मनी ऐप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सही हो सके। तो इस मनी ऐप को लॉन्च किया आरबीआई ने किया, एसबीआई ने, आईसीआईसीआई ने या एचडीएफसी ने। तो 36 का आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर भेजें। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर क्या होगा? तो इस लॉन्च को किसने किया? आरबीआई ने बच्चों किया हुआ है, आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1934 को, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अप्रैल 1934 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई में। पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। अगला, मोटर व्हीलर अधिनियम 1988 की 21 धारा के अंतर्गत बिग करने का अधिकार पुलिस अधिकार को प्रदान किया गया। धारा 200, धारा 206, धारा 205, धारा 204। ठीक है, धारा के अंतर्गत बिग करने का अधिकार पुलिस अधिकार को दिया गया है, मोटर व्हीकल अधिनियम। ठीक है, तो आप बताएं किस धारा के तहत ये है मोटर अधिनियम? तो इसकी जो बात करूं तो इसका जो एक आंसर हो जाएगा 37 का, ये धारा 202 के तहत, धारा 202 के तहत। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में यह अधिनियम आया हुआ था। फिर से वही क्वेश्चन के अंतर्गत हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी राष्ट्र की सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना तो उसके लिए अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो 1 वर्ष, 6 माह, 1 माह, 3 माह। तो आप लोग बताएं 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र की सुरक्षा जो अधिनियम है 1980 में जो आया था, तो इसको हिरासत में रखने का जो अधिकतम अवधि निर्धारित की गई वो कितनी की गई? 1 वर्ष। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, तो चलिए बच्चों, तो ये आपका जीएस वाला पार्ट था। अब आगे के क्लास हमारे हिंदी वाले आपको सर कराएंगे, तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, क्लास में बराबर बने रहना है। ठीक है, और क्लास का आनंद उठाते रहना है। ठीक है, आगे आपको हिंदी वाले सर कराएंगे, हिंदी वाले। ठीक है, तो आप लोगों को जाना नहीं है, क्लास में बराबर बने रहिए, क्लास में बने रहिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही सर्दी कड़ाके की पड़ रही है ना? हाँ, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ना? चलिए देखते हैं, हम लोग आगे हिंदी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो और आप लोग सर्दी में कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? सर्दी अच्छी पड़ रही है, रजाई में दब के आप लोगों को अपना अध्ययन पूरा करना चाहिए, है ना? यस, देखिए, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है ये दिया गया है, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है। तो उन्होंने कहा राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार, इन्होंने कहा है। क्वेश्चन है दार्शनिक आधार है तो कौन सा आधार है? अद्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद नहीं है, और एकेश्वरवाद नहीं है। कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद। किसे कहते हैं? ये आपका विशिष्ट द्वैतवाद है। कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, ये हमारा बेटा सर्दी की वजह से गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए, है ना, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, है ना, क्योंकि सर्दी की वजह से गला ख़राब हो गया है, इसीलिए हमने कुछ मुफलर भी बांधा है ना? यस,
क्योंकि सर्दी चल रही, बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है। आप लोग भी बच के रहिएगा और बढ़िया अपने से कपड़े वपड़े पहन के रहिएगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और अपना अध्ययन कंटिन्यू करिए, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से ये कहा गया कौन सा अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सूरदास अष्टछाप हमने कवि बताए थे आपको, अष्टछाप कवि है ना, अष्टछाप कवि बताए थे। अष्टछाप कवियों में 8 कवि आते हैं। कौन से? अष्टछाप के 8 कवि हैं, उसमें 4 जो हैं वो वल्लभ के शिष्य हैं, और 4 हमने बताया था किसके शिष्य हैं? वो 4 विट्ठल के शिष्य हैं। किसके? विट्ठल के शिष्य हैं। तो ऐसे आपके 8 अष्टछाप के कितने कवि हैं? अष्टछाप के 8 कवि हैं। कितने हैं? 8 कवि हैं। तो उनमें से कौन से ये नहीं हैं? तो बताओ। इसमें सूरदास जी तो थे, और नंददास भी थे, और छीत स्वामी जो थे वो भी थे। तो कौन से नहीं हैं? तो हमारे ये जो नाभादास हैं ये नहीं है, नाभादास आपके नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये अष्टछाप के 8 कवि, अष्टछाप देखो बता ही देते हैं, ठीक है। अष्टछाप के 8 कवि हैं। कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। 4 मैंने बताया, 4 वल्लभ के शिष्य हैं। किसके? 4 वल्लभ के शिष्य हैं, और 4 किसके? वल्लभ के शिष्य, वल्लभ के शिष्य हैं। ये वल्लभ के शिष्य हैं। कितने? 4। और 4 आपके किसके शिष्य हैं? विट्ठल के शिष्य। ये आपके विट्ठल के शिष्य हो गए। विट्ठल के शिष्य, विट्ठल के शिष्यों की संख्या भी कितनी है आपकी? आप जानते हो 4 है। और वल्लभ के शिष्यों की भी संख्या जो है वो आप जानते हो कौन सी? कितनी है? 4 है। तो पहले इसके वल्लभ के शिष्य पहले जो थे वो आपके सूरदास ही थे। कौन से? सूरदास जी थे पहले, ठीक है, सूरदास जी है। और दूसरे आपके कुंभनदास। कौन से हैं? कुंभनदास हैं। दूसरे आपके कुंभनदास हैं, ठीक है। और तीसरे आपके कौन से हैं? तीसरे इनके जो हैं वो आपके रामानंद दास हैं। कौन? रामानंद दास। रामानंद दास कौन से हैं? और चौथे हैं कृष्णदास। कौन से हैं? कृष्णदास। कृष्णदास ये चौथे हैं। तो कुंभनदास, रामानंद दास और कृष्णदास और सूरदास ये हैं। अब इनके शिष्य कौन से हुए आपके? इनके हुए कौन से? एक तो हुए नंददास। कौन से? ये नंददास इनके हैं, नंददास, नंददास इनके हैं। दूसरे आपके हमने बताया, ये इसमें लिखा है छीत स्वामी। कौन से? ये आपके छीत स्वामी हैं। कौन से हैं? ये आपके छीत स्वामी हैं। दूसरे आपके गोविंद स्वामी हैं, है ना, गोविंद स्वामी। ये आपके गोविंद स्वामी, एक बार ध्यान रखना, बार बार नहीं भूल जाना। गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। कौन? चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, ठीक है। कौन? चतुर्भुज दास, है ना। ये देखो आपके विट्ठल के कितने शिष्य थे? 4 ये, और वल्लभ के कितने? ये 4, ठीक है। ये सभी जो थे, ये सभी लोग ये कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। ये सभी आपके कृष्ण भक्त थे, ये कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण भक्त थे। ये सभी 8 जो थे ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, वल्लभ के शिष्य सूरदास, कुंभनदास, रामानंद दास और कृष्णदास। ये कुंभनदास जो थे ये सबसे बड़े पुत्र, सबसे बड़े शिष्य थे। सबसे बड़े शिष्य की बात आए कि सबसे बड़े शिष्य कौन थे, तो बड़े शिष्य कौन से थे? बड़े शिष्य आपके थे कौन से? कुंभनदास जो थे वो सबसे बड़े शिष्य थे। और सबसे छोटे कौन से थे? ये आपके जो थे वो नंददास थे। कौन से? नंददास जो थे वो सबसे छोटे थे।
ये सबसे छोटे थे नंददास, ध्यान रखना, सबसे छोटे थे कौन? नंददास, सबसे छोटे ये नंददास थे। हैं प्रमुख जो थे, इनमें से जो सबसे प्रमुख हैं वो आपके सूरदास जी हैं। कौन से हैं? सूरदास जी सबसे प्रमुख हैं। तो अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है बेटा? तो नाभादास शामिल नहीं है, नाभादास शामिल नहीं है, नाभादास नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन कौन? सूरदास, कुम्भनदास, रामानंदास और रामानंदास, कृष्णदास। ठीक है, अगला नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, ये इधर के हो गए। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ ध्यान रखिए। ओके गुड बेटा। अच्छा ये आपका देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद को माना है, मुल्ला दाऊद को माना बेटा, या जायसी को माना है? माना है किसे? कुतुबुन को। किसे? कुतुबुन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है किसे? कुतुबुन को माना है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पटियाला में, लाहौर में, हाँ किसमें? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, पटियाला में नहीं, अमृतसर नहीं, क्या हो जाएगा? लाहौर में जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। ठीक है, अगला, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बेटा दंडी थे, नहीं विश्वनाथ, नहीं भैया आनंदवर्धन, नहीं, कौन से थे? भामा थे, भामे थे। ध्यान रखना बेटा, भामे जो थे वो आपके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? अरे भैया रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ध्यान रखना बेटा 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। सही आंसर 7 होगा। कौन कौन से कांड हैं? पहला, जैसे आप पहले से देखो, पहला आपका बाल कांड, कौन सा? बाल कांड है। ठीक है, ये बाल कांड है। दूसरा आपका जैसे आपने कहा अयोध्या कांड है, कौन सा? अयोध्या कांड है। ठीक है, ये आपका अयोध्या कांड हो गया। तीसरा आपका हो गया कौन सा? अरण्य कांड। कौन सा? अरण्य कांड हो गया, ये तीसरा आपका अरण्य कांड हो गया। ठीक है, चौथा आपका कौन सा हो गया? चौथा आपका हो गया सुंदर कांड हो गया। कौन सा? सुंदर कांड। सुंदर कांड ये आपका चौथा हो गया। पांचवा कौन सा हो गया? ये आपका किष्किंधा कांड हो गया। कौन सा? ये आपका किष्किंधा कांड हो गया। ये आपका किष्किंधा कांड हो गया। छठवां आपका कौन सा हो गया? अरे भैया उसके बाद लंका कांड होगा। कौन सा? लंका कांड हो गया ये आपका। ठीक है, लंका कांड। उसके बाद भैया 7वां कौन सा हो गया? ये सातवां आपका हो गया। कौन सा? ये आपका हो गया, ये आपका उत्तरकांड। कौन सा कांड? ये आपका उत्तरकांड हो गया, है ना? ये उत्तरकांड हो गया। तो देखो 7 कांड हो गए। तो ध्यान रखना रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं आपके। ठीक, चलो, कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? अरे भैया ये कौरवी जो बोली है ना, ये खड़ी बोली, किसकी? खड़ी बोली का ही दूसरा प्रचलित नाम है। खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, यस। अगला, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अरे भैया रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ये कुछ भाषा के शब्द भी आपको जानने चाहिए, है ना? जो छोटे छोटे होते हैं उनको सीखना भी चाहिए। ठीक है, जैसे रिक्शा किस भाषा का है? तो आप जानते हो जापानी भाषा का। कौन सी भाषा का? जापानी भाषा का। पुर्तगाली भाषा का कोई जानते हो शब्द क्या?
पुर्तगाली भाषा के तो बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा के भी होते हैं, जापानी भाषा के, है ना। तो जापानी भाषा के और भी शब्द क्या जानते हो? अरे जापानी भाषा के और भी शब्द जानते हैं। कौन कौन? झम्पान और सायोनारा। कौन सा? इनके और शब्द होते हैं कौन से? ये झम्पान, झम्पान ये, और सायोनारा। कौन सा? सायोनारा। ये आपके जो होते हैं वो किस भाषा के हैं? रिक्शा, जापानी भाषा के शब्द हैं। कौन से? जापानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चीनी भाषा का पूछ ले, चीनी भाषा, चीनी भाषा के शब्द तो कैसे याद रखोगे चीनी भाषा के शब्द? देखो चीनी से है, चीनी भाषा है तो चीनी ही होता है। चीनी शब्द आपका चीनी भाषा का है। चाय भी है आपका, क्या? चाय भी है। चीकू भी है, क्या है? चीकू है। लीची भी है। कौन? लीची जो है आपका, लीची भी है। ये चाय, चीनी, चीकू और लीची, ये किस भाषा के हैं? ये चीनी भाषा के शब्द हैं भाई। किस भाषा के? चीनी भाषा के हैं। ऐसे तिब्बती भाषा का शब्द कौन है भाई? जानते हो तिब्बती भाषा का? तिब्बती भाषा का शब्द जानते हो? भाषा का शब्द एक ही है। तिब्बती भाषा का शब्द एक है। कौन सा जानते हो? चुंगी। कौन सा है? चुंगी जो है वो तिब्बती भाषा का शब्द है ना। पश्तो भाषा का शब्द जानते हो? पश्तो भाषा का, पश्तो भाषा का शब्द एक ही है। पश्तो भाषा का शब्द एक है। कौन सा जानते हो? अखरोट। कौन सा है? अखरोट है। कौन सा? अखरोट जो है वो आपका पश्तो भाषा का शब्द है। कौन? अखरोट, है ना। और चुंगी जो है वो तिब्बती भाषा का शब्द है ना। हाँ, और स्पेनिश भाषा का जानते हो? स्पेनिश भाषा का, ये स्पेनिश भाषा होती है। स्पेनिश भाषा का शब्द इसका जानते हो? एक ही है। स्पेनिश भाषा का शब्द एक है, इसीलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। एक एक हैं, बहुत सारे हैं तो एक साथ नहीं बता पाऊँगा। सिगरेट। कौन सा? सिगरेट। सिगरेट जो होता है ये आपका है। और मलय भाषा का शब्द जानते हो? कौन सा? मलय भाषा का शब्द। अरे मलय भाषा का भी शब्द एक है, ध्यान रखना। मलय भाषा का शब्द है खोपरा। कौन सा है? एक खोपरा। ये खोपरा, खोपरा। कौन सा है? खोपरा। तो ये ध्यान रखना, ये अखरोट है, ठीक, ध्यान रखना। ओके, अगला देखो, अध्येता शब्द में उपसर्ग है। तो अध्येता का देखो, पहले उपसर्ग जानने के लिए आपको करना चाहिए संधि विच्छेद। तो अध्येता को देखो, अधिधन, इसको एता, अधिधन एता, है ना। आपने पढ़ा होगा आदि में यहाँ पे आया ई और यहाँ आया ए, तो ई का क्या हो जाता है? या, और ए की मात्रा लग गई तो ए हो जाएगा तैयार। अब यहाँ से जब आ है, यहाँ आधा बचेगा क्या? धा, और यहाँ से मिल जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा ता, तो क्या हो गया? अध्येता। तो अधिधन एता क्या हो जाएगा? अधिधन एता। तो अधिधन एता में उपसर्ग क्या है? अधि उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? उपसर्ग क्या है आपका? अधि। अधिधन एता बराबर अध्येता, ठीक है। अगला देखो, सामने की ओर फेंकने की क्रिया। सामने की ओर फेंकने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या है? आप जानते हो? प्रलभ है? नहीं है। फेंकना है? नहीं। लुढ़कना है? नहीं। क्या है? प्रक्षेपण। सामने की ओर फेंकने की क्रिया को हम लोग प्रक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं, ठीक है। जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है, वहाँ कौन सा अलंकार? विरोधाभास? नहीं भैया, इसमें तो विरोध सूचक होता है, इसमें तो विरोध सूचक होता है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, विरोध सूचक होता है। अर्थांतर न्यास उदाहरण ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कौन सा? अर्थांतर न्यास अलंकार।
कौन सा है? अर्थांतर न्यास होता है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण बताएं। देखो उदाहरण इसका देखो, देखो बड़े न हूजे गुणन बिन गुणन बिनु। हेलो, हाँ जी, क्लास ले रहे अभी हाल बात कर रहे हैं, अभी हाल बात कर रहे हैं। ठीक, देखो बड़े न हूजे गुणन बिनु निरद बड़ाई पाए। क्या? निरद, निरद देखो बड़ाई पाए, निरद बड़ाई पाए, ये एक हो गया है ना। और दूसरा क्या है आपका? कर कहत धतूरे से कनक, ये वाली लाइन, कहत धतूरे, धतूरे से कनक, कनक तेरो गहनो, क्या? गहनो गढ़ो, गढ़ो न जाए, जाए या पाए कर दो ऐसे, है ना। ये बड़े न हूजे गुणन बिन निरद बड़ाई पाए, कह धतूरे से कनक तेरो गहड़ो गहनो गढ़ो न जाए। देखो बड़े न हूजे गुणन बिन निरद बड़ाई पाए है, कह धतूरे से कनक। ये जो धतूरा है, ये कनक जो है, कनक माने जानते हो? कनक माने होता है सोना। कनक माने क्या होता है? सोना जो है, ये धतूरे से कह रहा है ना। अब धतूरे का भी एक नाम जानते हो क्या होता है? कनक ही होता है ना। तो वही वाली बात है कि धतूरे को भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। तो कहते धतूरे से कनक, कनक जो है वो धतूरे से कहता है कि तुमने मेरा नाम जरूर ले लिया है, लेकिन बड़े न हूजे गुणन बिन, यदि आप में गुण नहीं है तो आप बड़े नहीं हो सकते, निरद बड़ाई पर पाए। चाहे आपको जितनी भी बड़ाई मिल जाए, लेकिन यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते हो। कहत धतूरे से कनक तेरो गहनो गढ़ा न जाए। और ये है कि चाहे जितना आप बड़े हो जाओ, लेकिन आप में वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है कि आपका गहना आपसे गहना गढ़ा जा सके। आपसे कभी भी गहना गढ़ा नहीं जा सकता, है ना। चाहे भले ही आपने हमारा नाम ले लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सामान्य का विशेष द्वारा तथा विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन होता है, वहाँ पे कौन सा होता है? अर्थांतर न्यास होता है। ठीक है, गले की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना बोलने में। हाँ, आगे विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी। बादल राग कविता से का संबंध किससे है? प्रसाद से, पंत से, महादेवी वर्मा किससे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। ठीक है। सवैया किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद नहीं है भैया। कौन सा? वर्णिक छंद है, मुक्तक छंद नहीं है, है? हाँ, सवैया जो है कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। ये वर्णिक छंद, वर्णिक छंद है ये। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समवर्णिक छंद होता है, समवर्णिक छंद, समवर्णिक छंद होता है। दूसरा अर्ध समवर्णिक छंद। दूसरा कौन सा? अर्ध सम वर्णिक छंद होता है दूसरा। और तीसरा होता है कौन सा? विषम वर्णिक छंद। विषम
वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद होता है ना। ये ऐसे होते 3। तो सवैया जो है वो वर्णिक छंद का ही उदाहरण होता है, ठीक है। यति, यति का मतलब होता है ठहराव। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव होता है। इसका मतलब पढ़ते समय विराम को ही यति कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? अब इसमें देखो निम्नलिखित में कौन से अविकारी हैं, है ना। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। देखो प्रयोग या आपका जो रूप है ना, रूप के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 होता है विकारी शब्द। कौन होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और दूसरे होते हैं कौन से? अविकारी शब्द। कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। ये अविकारी शब्द ये होते बेटा, ठीक है। विकारी शब्द में 4 होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। टोटल इनके भेद 8 होते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 कौन कौन से हैं? इसमें 4 आपके जो है, ये आपका पहला, ये इसमें है आपका क्रिया विशेषण। ये आपका देखो क्रिया और विशेषण, ये अविकारी होता है। दूसरा आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ये भी अविकारी है। तीसरा आपका होता है संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। चौथा जो आपका होता है विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये अविकारी होते हैं। और विकारी में ये आते हैं, पहला आपका जैसे ये संज्ञा, दूसरा आपका जो है वो सर्वनाम, तीसरा आपका क्रिया और चौथा आपका होता है विशेषण। क्या होता है? ये विशेषण होता है। ये 4 होते हैं। 4 होते हैं विकारी और 4 होते हैं अविकारी। अब इसमें तो 2 आपका क्रिया विशेषण कौन अविकारी है? अब इसमें अविकारी ये भी है और अविकारी अव्यय भी अविकारी होता है। अव्यय भी अविकारी होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में कौन अविकारी नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, नहीं है। तब आपका ऑप्शन बनता कौन सा? विशेषण। ये इसीलिए ये क्वेश्चन ही आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है ये क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं रॉन्ग है। यदि यहाँ पर आप नहीं जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा क्या? विशेषण। तो विशेषण आ जाएगा, नहीं जोड़ोगे, है ना। नहीं तो विकारी में 2 आ रहे हैं, क्रिया विशेषण और अव्यय 2 आ रहे हैं आंसर आपके, है ना। इसलिए मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर, सूरदास, मलूकदास, क्या कौन थे? रैदास। कौन से? रैदास थे, ठीक है। परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर, देखो संधि विच्छेद करो। परमेश्वर में परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। यहाँ पे क्या आया? आ। तो हम आपको संधि भी बता दें, आ और आ के बाद प्लस यहाँ क्या आया? ई। ई और ई आ जाए तो क्या हो जाता है?
ए, है ना। यदि कभी आ और आ के बाद यदि कभी आ जाए ऊ या ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ। क्या हो जाता है, ओ। और यदि कभी आ और आ के बाद क्या आ जाए, यदि रिरी आ जाए तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, अर। क्या हो जाते हैं, अर हो जाता है। तो ए ओ अर। अब यहाँ पे परम में इसमें आ है और इधर ई है, दोनों मिलके ए हो गए। कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि में ऐसा होता है। गुण संधि के लिए ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। गुण संधि कौन सी, गुण संधि में, ऐसा गुण संधि में होता है, ठीक है। यस। निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है। पाठक का बहुवचन बनाया है। पाठक का बहुवचन पाठक गण। यस। देखो, गण लगाने से, गण लगाने से, वृंद लगाने से, वृंद लगाने से, लोग लगाने से, जन लगाने से, क्या, जन लगाने से, है ना। इनको गण, वृंद, लोग और जन लगाने से आपके ये संज्ञाएं बहुवचन बन जाती हैं, ठीक है। जैसे पाठक में पाठक गण सही है, नारी में नारी वृंद सही है, आप में आप लोग सही है। लेकिन ये प्रत्येक और हर एक तो एक ही बात है। ये आपका प्रत्येक है और ये आपका क्या है, हर एक है। या आप कह सकते हो हर एक, कह सकते हो ये हर एक कह सकते हो। ये तो आपस में, ये आपस में तो पर्यायवाची हुए ना। क्या हुआ, ये तो भैया पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। ये विलोम शब्द कहाँ है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अध्याय लिखा जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है या फिर लिखा जाता है। उपहार दिया जाता है, इसमें भी दिया जाता है। देखो इसमें जाता है निकल रहा है। लिखा जाता है, जाता है, ऐसे लगा के देख लिया करो। बहुमत, बहुमत मिलता है, बहुमत मिलता है, प्राप्त होता है, बहुमत होता है, प्राप्त होता है। सूचना दी जाती है, क्या दी जाती है। यहाँ देख रहे हो, ये जाती है निकल आया, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, है ना। निम्न में पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की बोली होती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन सी, अवधी, एक अवधी, दूसरी बघेली, बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ये है, ठीक है। कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। कौरवी को क्या बोलते हैं, खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये तो आपकी पूर्वी जो हिंदी है उसकी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, याद करने की ट्रिक, अवधी ए, बघेली बी, छत्तीसगढ़ी सी, ए बी सी। ABC से याद कर सकते हो। पूरी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन सी,
ABC, ठीक। निर्वात का समानार्थी शब्द निर्वात, इसका मतलब निर्वात का मतलब बिना बात के, निर्धन बात, ऐसे संधि विच्छेद करोगे निर्धन वात। ये निर्माने बिना, बिना वात, वात के, बिना बात के, बिना बात के मतलब वात माने होता है हवा, वात माने क्या होता है हवा, इसका मतलब बिना हवा के, इसका मतलब क्या हुआ बिना हवा के। बिना हवा के जो स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं निर्वात। तो बिना हवा वाला ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, पहले ही गलत। एक मधुर होता है माधुर्य, माधुर्य होता है माधुर्य, ये माधुर्य का माधुर्यता, ये आपका जो बनाते हो माधुर्यता, ये गलत होता है। माधुर्य ही ठीक होता है, माधुर्य कौन सा होता है माधुर्य ही ठीक होता है, माधुरता नहीं होता है। माधुर्य की संज्ञा फिर मधुरता बना सकते हो, मधुरता ये ठीक है या ये ठीक है, ये माधुरता गलत, तो माधुरता गलत है ये। तो ये मधुरतावान वन ये भी गलत है, मधुराई नहीं होता कुछ भी, ये भी गलत है। सही कौन सा है तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, ठीक। मैंने तो कुछ किया नहीं प्रस्तुत वाक्य में, तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है तो क्या है, तो आपका एक निपात है, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। शुद्धवर्तनी वाक्य शब्द है, शुद्धवर्तनी। कवित्री बहुत पूछा जाता, गलत लिखा है, कवित्री गलत है, कवित्री गलत है। कवित्री कैसे, कव और इत्री, यहाँ पे इत्री होता है, हाँ कव इत्री, ये सही है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, यस। सूक्ति का संधि विच्छेद कीजिए। सूक्ति ऐसे लिख लो पहले, सूक्ति संधि विच्छेद करना है। सु छोटा सु, सुधन उक्ति, उक्ति माने होता है कथन है, तो यहाँ बन रहा है उ और प्लस उ बराबर बड़ा उ। कौन सी संधि दीर्घ संधि, कौन सी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि। सुधन उक्ति, उक्ति माने कथन। निम्न में से अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ देखो, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। ऊष्म, ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है ना, ये जानते हो अंतस्थ वर्ण, या रा ला वा, ये ऊष्म वाले सा और सा और हा, ये है अंतस्थ होते हैं। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, छ, त्रग, ज्ञा और स्रा, ये है ना, इन्हें कहते हैं। ये 4 होते हैं, तो इसमें अंतस्थ में ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, निम्न में कौन एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी कर, कर का तो अनेकार्थी करके कौन अर्थ होते हैं, कर माने टैक्स भी होता है और कर माने हाथ भी होता है, हाथ होता है, कर माने हाथ। वर्ण, वर्ण माने अक्षर भी होता है, वर्ण माने अक्षर, और वर्ण माने जाति, जाति के लिए वर्ण एक जाति भी है। वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं, ये 4 जातियां हैं,
अर्क, अर्क माने भी जानते हो, अर्क माने एक तो सूर्य और एक अर्क माने होता है काढ़ा। अर्क किसी चीज़ का अर्क निकालते हो, काढ़ा निकाल देते हो, उसका अर्क है, अर्क निकालते हो, वो अर्क जो निकाला जाता है। तो लज्जा आपका जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अलग है? लोहा लेना, मतलब लोहा लेने का मतलब सामना करना, सही है। रग रग जानना, अच्छी, रग रग जानने का मतलब अच्छी तरह से परिचित होना, सही है। शैतान के कान काटना, इसका मतलब बहुत चतुर होना, ये भी ठीक है। रास्ता नापना, इसका लिखा है आकलन करना, तो क्या आकलन करना होता है? नहीं, गलत है, यही गलत है, तो यही सही ऑप्शन है। रास्ता नापना का अर्थ होता है क्या? चले जाना। क्या होता है? चले जाना। बोला रास्ता नापो, यहाँ से चले जाओ, तो चले जाना होता है। तो रास्ता नापना का अर्थ क्या होता है? चले जाना। ठीक। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज आप जानते हो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। भूखा शब्द में प्रत्यय है, भूखा, लिखो पहले भूखा, ऐसे। भूखा कैसे बना है? भूख से। भूख में तुम जोड़ दो आ जोड़ोगे तो आ स्वर इसमें जुड़ेगा, तो ऐसे ही तो लगेगा। भूख में आ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? भूखा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। कौन सा? आ प्रत्यय है। स्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन होता है? अरे विभाव जो होते हैं वो स्थायी भाव जगाने वाले कारक होते हैं। अब देखो, ये आपका जो है वो गद्यांश है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। अरे बाहर कहाँ कहाँ से आती है? नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम, जीवन लेकर जग से, और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे वाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ठीक है। ये पंक्तियां हैं, कुछ बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इनको देखेंगे आप लोग। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन। तो हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो हरा भरा का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन को कहा जा रहा है कि हरा भरा जीवन है ना। नदियाँ पर्वत वही बात है ना। अच्छा, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? पेड़ों की हवा बाहर लेके आती हैं, या नदियों की आवाज़, या पहाड़ों की चोटियाँ, या समस्त प्राकृतिक उपादान? अरे जितने भी प्राकृतिक उपादान होते हैं सभी खुशियाँ लेकर आते हैं भाई, है ना, बाहर लेकर आते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है? पौधे व डालियों को, या वृंदलताओं को, या हरा भरा जीवन को, या प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली? तो यही ऑप्शन है, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को ही कवि ने सृष्टि का उपहार माना है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, या जीवन में सब बेकार है। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। तो सही क्या है? पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। यस। अनुपम से अभिप्राय है। अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिसकी उपमा
ना दी जा सके उसी को क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं ना। यस, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यस, तो ये आपका जो है, ये आपका महा प्रैक्टिस बैच का जो आपका सीट नंबर थी वो आपकी 19 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप अपना सारे सॉल्यूशन को विस्तार से देखें। थैंक यू, जय हिंद।